अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। नैब जो है वो हमेशा ही हम देखते हैं कि ख़बरों में रहता है और काफ़ी तवील अरसे से। तो अगर कह लीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर नैब के हवाले से कोई ना कोई ख़बर बन रही होती है या कहीं ना कहीं नैब ज़ेर बहस होता है। तो ये एक अरसे से अब ये सिलसिला चला आ रहा है। कल का दिन हमने देखा काफ़ी हैपनिंग रहा, जहाँ मरियम साहिबा की पेशी थी और उस पर एक इल्ज़ाम नैब की जानिब से था कि वो कारकुनों के हमरा आई और हमलावर हुई नैब की बिल्डिंग पर, जहाँ पर शीशे टूटे और उसके बाद नैब के लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब मरियम साहिबा का एक मौक़िफ़ था कि नैब के दफ्तर के अंदर से उन पर हमला किया गया और उसके हवाले से कि वो अगर उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी वो ज़ख्मी भी हो सकती थी और कुछ इस तरह के अज़ाइम थे। फिर उनका सब जवाब नहीं लिया गया, पेशी मनसूख कर दी गई। तो ये मुख्तलिफ राय है जो सामने आई, लेकिन नैब कहीं ना कहीं ज़ेर बहस रहा। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब नैब में पेश होते हैं, तो ये भी एक ख़बर बनती है और हुकूमत उसका कंपैरिजन करती है कल मरियम साहिबा की पेशी से कि उस्मान बुज़दार साहब ने ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि कोई भी वहाँ पर ना पहुँचे। वो ख़ुद भी बग़ैर प्रोटोकॉल के गए, उनको सवालनामा दिया गया, जो सवाल उनसे पूछे गए उन्होंने उनके जवाबात दिए। अगर हम इसके अलावा इससे हट कर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक मौक़िफ़ रखती है नैब को लेकर और दीगर बहुत से मामलात हैं, लेकिन नैब हमेशा से ज़ेर बहस है, नैब की कारकर्दगी ज़ेर बहस है। कहीं पर नैब के कानून में तरमीम की बात की जाती है तो कहीं पर नैब के इदारे के ख़ात्मे की बात तक भी कर दी जाती है। एहतसाब का एक नारा, एक अमल और जिस पर यह हुकूमत आई, उसको अब तक अगर कहा जाए कि अमली जामा पहना सकी हो ये हुकूमत, तो ये बात बिल्कुल कतन दुरुस्त नहीं है। नैब इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर बात नैब की होती है, जैसे कल के दिन हमने देखा कि बात नैब की थी लेकिन मामला नैब तक नहीं रहा, इल्ज़ाम हुकूमत को दिया गया और फिर उस जो इल्ज़ाम है उसको और तक़वियत मिली जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे हुकूमत नैब की तर्जुमानी करती नज़र आई। तो जो आज़ादी है एक इदारे की, नैब के इदारे की, उस पर भी सवालिया निशान इस सारे मामले पर उठते हैं। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस एहतसाब के मामले पर, नैब के मामले पर, और न सिर्फ ये बल्कि हम इस पर तनकीद तो करते हैं, पर मुल्क में हतमी तौर पर बेहतर एहतसाब कैसे हो सकता है इस पर हम बात करें। क्योंकि हमेशा एहतसाब का नाम किसी को कॉर्नर करने के लिए, किसी की आर्म ट्विस्टिंग के लिए वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया गया और हतमी तौर पर कोई चीज़ साबित नहीं हुई। जो केसेस आज खुले हुए हैं, ये केसेस आज से 20 साल पहले भी थे, ये फिर किस तरह ख़त्म हो गए, किस तरह से एनआरओ हो गया, फिर दोबारा से ये क्यों खुले, अब भी ये मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच रहे, और क्या ये फिर इसी तरह कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगी और ये क्लोज डाउन हो जाएंगे और फिर 10-15-20 साल बाद खुल जाएंगे, इनको इस्तेमाल किया जाता रहेगा, या एहतसाब वाकई अमली तौर पर रियासत पाकिस्तान की अब तरजीह है और तमाम तर रियासती इदारे चाहते हैं कि बेहतर और शफाफ एहतसाब हो और मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। ये एक बड़ा अहम सवाल है, मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, साबिक DG नैब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर कैसे देखते हैं एक ओवरऑल जो पिक्चर हमें नज़र आती है, अगर हम गुज़िश्ता 1.5-2-2.5 साल की भी अगर हम बात कर लें, नैब ज़ेर बहस रहा, नैब ने कि जो जिस तरह से कार्रवाइयाँ हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो एहतसाब अदालतें हैं, उनके जो मामलात हैं, वो जब बड़ी अदालतों में जाते हैं सबको रिलीफ मिल जाता है, केस मजबूत नहीं होता, नैब खबरों में रहता है। ये कब तक इस तरह से ये सारा मामला चलेगा और कब जाकर ये मामला कहीं थमेगा या बेहतर हो सकता है आपकी नज़र? मुझे तो बेहतरी की तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए कि फ़िज़िकल करप्शन का तो अरसलान दुनिया में जवाब होता है कि आप अदारे बना देते हैं, चाहे नैब बना दें या एंटी करप्शन बना दें, कोई बना दें, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल करप्शन होती है ना, जो दिमाग के अंदर जो करप्शन समा जाती है लोगों के भी और लीडर्स के भी, उसका कोई हिसाब नहीं होता, उसका कोई एंड नहीं होता, उसका कोई रेमेडी नहीं होती। कल के वाक़े की आप रेफ़र करते, ये करप्शन की एक आला तरीन मिसाल है कल जो हुआ है। झूठ की, फ़रेब की, धोखाधही की एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन, एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो पूरी पाकिस्तान ने देखी है कि जी आप बुलेट प्रूफ कार के अंदर बैठे हैं, कहते हैं कि जी मुझे पत्थर लग गया। अब इसका क्या जवाब, मुझे जवाब बता दे, कोई बता दे जवाब में। ये बाज़ारी माहौल है या बाज़ारी माहौल बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो है ना वो एक थर्ड क्लास फिल्म नहीं होती, उसका ट्रेलर चलाना चाहते हैं, और जो लोग उनके साथ सवाल होते हैं वो तो है ही उसमें इन्वॉल्व पूरी तरह कि किसी तरह चीज़ को बदनाम करो। यानी अगर यहाँ पे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडर आके किसी प्रोग्राम में ये भी कहती है कि जी मैं इमरान खान के ज़रिए मोदी को बचा लूँगी,
तो आप फिर इंटेलेक्चुअल करप्शन का अंदाजा लगा लेना। अरसाल आप भी पढ़े लिखे आदमी है, ये तो वन साइड ऑफ स्टोरी हो गई ना यहाँ ब्रिगेड साहब। पे सियासत घूमती है जातियात, जाती वफादारी के गिर्द। जिस तरह जाती वफादारी नहीं होती कि जी बस जो कहे मैंने उसको सपोर्ट करा, कि मुझे लीडर वो मिनिस्टरशिप चाहिए, मुझे अगली पार्टी का टिकट चाहिए, मुझे अगले इलेक्शन में लीडर का चहीता होना है। सारी पार्टियां, मैं कोई एक, तो जहां पे कोई स्टैंडर्ड ना हो अरसलान, जहां पे कोई वैल्यूज ना हो, जहां पे कोई सोच ना हो पॉजिटिव, जहां पे गंद सोच के अंदर भरा हुआ हो, जहां पे क्वालिफिकेशन ना हो, जहां पे तालीम का फुकदान हो, जहां पे लीडर की खुशामद करना सबसे बड़ा एक क्वालिटी काउंट की जाती हो, मतलब किस सिस्टम की बात करते हो? कौन सी नैब चलेगी वहां पे? नैब को या किसी भी अदारे को आप अरसलान पाकिस्तान में, अगर ये लोग उसे कॉम्प्रोमाइज ना बना लें, जो लोगों ने करप्शन की है, नवाज शरीफ ने करप्शन की है, ही इज ए कंपल्सिवली करप्ट मैन, उसने करप्शन की है। अगर बाहर का अखबार ये हेडिंग लगाता है पेंट हाउस पायरेट्स, और उसके लिए नवाज शरीफ और उसके बच्चों की तस्वीर, तो वो पाकिस्तान में तो नहीं लगी ना। पेंट हाउस पायरेट्स का क्या मतलब है? ब्रिगेड साहब ये तो वन साइड ऑफ स्टोरी है ना जो आप मेंशन कर रहे हैं, इसमें दूसरा एंगल भी काइंडली देखें। स्टोरी है अरसलान, स्टोरी करप्शन है, करप्शन की गई है, फ्लोर ऑफ असेंबली पे झूठ बोला गया है, इसमें क्या दो राय क्या है? तो वो जाती है जो बारात लेके जाए नायब में पेश होने कोई लीडर, भाई क्यों नहीं आराम से क्यों नहीं चले जाते, खामोशी से क्यों नहीं चले जाते? लेकिन ब्रिगेड साहब बात तो ये है कि इस वक्त नैब का अपना किरदार, उस पर भी तो बहुत सारे सवालात हैं। नैब ने जिस तरह से केसेस बनाए, उनको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाना, वो नैब की क्रेडिबिलिटी पर उससे भी उंगलियां उठती हैं ना सर। मैं नैब के किरदार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि नैब का किरदार एक अलग बात है, नहीं ठीक होगा। उन्होंने कोई केस जो है वो लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचाया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे जी। उन्होंने मतलब इस नैब का लोगों को फायदा हो रहा है। कल के वो लोग जिनके खिलाफ आप कहते हैं कि ये लोग करप्ट हैं या इन्होंने कोई करप्शन किया, कोई किसी हाउसिंग स्कीम में इन्वॉल्व है, कोई कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, अगर नैब अदालत में जाके वो केस प्रूव नहीं होता तो कल तो वो लोग लेके आएंगे ना वो चिट के अपने लोगों के सामने, और दे विल बी जस्टिफाइड कि जी हमें तो नैब ने इन्वेस्टिगेट। तो इस तरह तो नैब तो शराफत का सर्टिफिकेट दे रही है अगर वो चीज़ें प्रूव नहीं हो रही। वो बात आपकी ठीक है, वो चीज़ उसके ऊपर सवाल है। वो इसलिए भी सवाल है कि मेरा ख्याल नैब के पास जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनमें से वाइट कॉलर क्राइम जो है वो बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें दुनिया लोग क्वालिफिकेशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, फिर वो वाइट कॉलर क्राइम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि हम इतनी शायद एक्सपर्टीज़ में नहीं है तो हम वो इस्तगासे में प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को लीवरेज मिल जाता है, इसलिए अदालतें तो सबूत मांगती हैं, नहीं होता। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है ना अरसलान, ये माहौल जो है ये जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि अदारे की प्रेस्टीज को और हुकूमत को उनको कॉम्प्रोमाइज कौन बना रहा है ये माहौल? जब आप बराते कौन बना रहा है ये माहौल? ब्रिगेड साहब मैं जानना चाहूँ। ये वही लोग बना रहे हैं ना जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। बारात लेके जाओगे तो माहौल नहीं बनेगा। लेकिन ब्रिगेड साहब जब देखें अभी जब एक चीज आप खुद एडमिट कर रहे हैं, मैंने जो बात कही, जब एक इदारा केसेस बना के कंक्लूड नहीं कर पाएगा, मैंने कहा मैं क्या एक इंटेंशनल कोशिश की जा रही है अदारे को कॉम्प्रोमाइज करने की, उसको बदनाम करने की। अगर एक अदारा जैसे आपने कहा जो एक आदमी जाए ना खुद जाके पेश हो जाए, अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं आएगा तो फिर आगे जाके अदालत में वो बरी नहीं हो रहे। ये क्या जरूरत है कि आप 2000 लोगों को ले जानते हुए कि जी आपके खिलाफ किया था, आप भाई जाके खुद पेश हो जाए ना वहां पे अपना मतलब आप फुल मेकअप करके तो जाएं। तो ये क्या, ये कौन सा लॉजिक इसके अंदर बनता है, मुझे आप बताएं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, भट्टी साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करूंगा ब्रिगेड साहब आपकी इजाजत से। भट्टी साहब, इस वक्त बयानिए का एक नैरेटिव का एक मामला है, सारा का सारा नैरेटिव ये है कि नैब इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑपोजिशन का बयानिया है, नैब को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ। ये जो जंग है ये इस बयानिए की है, जो मौक़िफ़ ऑपोजिशन ने अपनाया हुआ है वो ये मौक़िफ़ नहीं है जिसका जिक्र ब्रिगेड साहब अभी कर रहे हैं कि करप्शन हुई है, कितनी करप्शन हुई है, नहीं हुई है, उस पर इंक्वायरी हो रही है तो जवाब दें। बल्कि वो बयानिया ये है कि जी हमसे तो इंतकाम ले रहा है एक इदारा, हम पे केसेस बनाते हैं, हमें कॉर्नर करने के लिए हमें अपनी तहवील में रख लेते हैं, कुछ साबित नहीं कर पाते और फिर हम विक्ट्री का निशान बना के बरी भी हो जाते हैं। ये मौक़िफ़ है, असल मौक़िफ़ इसकी जंग है। मेरा तो सवाल जो है या इस डिस्कशन का आज मकसद ये है कि इस मौक़िफ़ को नैब ने अपनी परफॉर्मेंस से ब्रेक करना है। देयर इज नो अदर वे कि इस बयानिए को तोड़ा जा सके। क्या राय होगी आपकी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरसलान, ब्रिगेडियर साहब बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की हैं। एक चीज जहन में रखिए, शोर कौन मचा रहा है? शोर मचाने वाले तो वही लोग हैं जिनके ऊपर इल्जामात हैं, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वही शोर मचा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जी नैब जो है वो विक्टिमाइजेशन कर रही है। जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी तब भी ऐसे ही होता था कि विक्टिमाइजेशन के दूसरी जो अपोजिशन होती थी वो शोर मचाती थी। देखिए, मैं तकरीबन 15 साल नैब में गुजारे, उसमें 3-4 हमने हुकूमतें देखी। हर हुकूमत के दौर में ऑपोजिशन जो बैठी होती है वो हमेशा यही कहती है, क्योंकि केसेस ऑपोजिशन पे इसलिए बनते हैं कि वो पिछली गवर्नमेंट होती है, तो उनके ऊपर जब केसेस बनते हैं, उनका जब ऑडिट होता है, जब उनकी चीजें निकलती हैं, याद रखिए कि जो गवर्नमेंट मौजूद होती है वो हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में एविडेंस लेके आना, उस वहां से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो चली जाती है तो फिर लोग बोलते हैं, फिर एविडेंसेस निकलती हैं, फिर फाइलें खुलती हैं। तो जब वो फाइलें खुलती हैं तो वो उस वक्त वो लोग अपोजिशन में होते हैं, वो शोर मचाते हैं कि जी विक्टिमाइजेशन हो रही है। मुझे 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 कर्नल साहब एक बात बताएं, मैं जो कल एक जो यकीनन जो अपना बयानिया सेल करने के लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मरियम साहिबा की और फिर हुकूमत की, दोनों ने अपना अपना एक बयानिया बेचा अवाम को। किसने किसका बयानिया बाय किया वो एक अलग बात है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मुझे ये बता दें, मरियम साहिबा ये कहती हैं कि मेरे पे 2 केसेस पहले से हैं, उन पर वो जमानत में, जमानत पे चल रही, और वो खामोश है, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश था, वो खुद खामोश थी, वो कोई बयान नहीं दे रही थी, लोग सवाल उठा रहे थे। फिर नैब तीसरा केस बना रहा है, पहले 2 तो साबित कर लें, फिर आप तीसरे पे जरूर आए, बल्कि चौथे, 5वें, 6ठे पे आए, मुझे सब चीजें आप साबित कर। मुझे अरसलान ये बताइए, ये कहां लिखा हुआ है कि जी पहले 2 केस जो हैं करप्शन के, अगर तीसरा निकला है तो उसको ना चलाएं, पहले वो 2 केस करें? भाई वो केस अगर अदालत में फाइल हो गए हुए हैं तो उसका अब नैब की तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक रेफरेंस है नैब में, उसमें कोर्टों में फाइल हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर कोर्ट के ऊपर इतना बर्डन है कि वो कभी भी उसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते, इसलिए 120 कोर्ट्स और बनाएं, क्योंकि हर कोर्ट के ऊपर 50 से ज्यादा केसों का लोड है आया हुआ। तो वो एक केस अलग बात है कि जी आप ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि नहीं सर, ये कतन किताब में नहीं भट्टी साहब लिखा हुआ। मैं जनरली एक बात कर रहा हूं। मेरा अगली बात जो आपने बयानिया की बात की है, मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो गवर्नमेंट किरदार अदा कर रही है इसके अंदर। कल 2 चीजें हुई। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटीज, वो अरेंजमेंट नहीं किए। किसको पता नहीं होता कि जो भी पॉलिटिशियन जब करप्शन के इल्जाम में नैब में आता है तो वो कोशिश करता है कि उसके कारकुन आए साथ, ताकि वो उसको पॉलिटिसाइज कर सके, पॉलिटिकल माइलेज गेन कर सके। तो गवर्नमेंट के इंतजामात वहां अच्छे होने चाहिए थे कि ये कारकुन वहां तक ना पहुंच पाते और ये ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना होती। दूसरी तरफ आप देखिए, गवर्नमेंट ने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि जी हमने नहीं बुलाया था, या हमने तो इस तरह बुलाया था। आपने कहा बुलाया था? नैब ने बुलाया था। गवर्नमेंट को अपने अल्फाज चुनते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ये नैब को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं कि जी ऐसे लगता है कि शायद नैब उनकी बात को टो कर रही है या उनसे डिक्टेशन ले रही है। इससे नैब ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्शियल हो जाती है और लोग डेफिनेटली इस चीज से यही पॉइंट अखज करते हैं कि शायद नैब जो है गवर्नमेंट को टो कर रही है। तीसरी तरफ आता हूं मैं, जो नैब के अपने ऊपर एक इल्जाम आ रहा है कंटिन्यूसली कि जी गवर्नमेंट के जो केसेस हैं, देखिए हमेशा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी या उससे पहले काफ लीग की गवर्नमेंट थी, आप पूरा उठा के देख लीजिए पीरियड। काफ लीग की गवर्नमेंट में काफ लीग के खिलाफ केसेस बने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टरों के खिलाफ केसेस बने, नून लीग की गवर्नमेंट में नून लीग के प्राइम मिनिस्टर और उनके लोगों के खिलाफ केसेस बने। तो ये नैब ये काम करती रही है। तो आज 2 साल हो गए जबकि चेयरमैन साहब ने खुद ये बयान दिया था कि जी हवाओं का रुख बदलने वाला है और हम ये केस लेके आने वाले हैं और वो राइप हो रहे हैं, और वो प्रेस रिलीज भी हो गया। तो उसके बाद उसका या तो अगर उसमें कुछ नहीं है तो ओपनली उसको सामने लाके बंद कर दें, और अगर उसमें है तो उसको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बुरा नाम नैब के लिए आता है कि जी शायद नैब किसी की तरफदारी कर रही है। तो ये 2-3 चीजें जो है राइटली सेट भट्टी साहब, राइटली सेट, पॉइंट टेकन। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, कमर चीमा साहब आपसे जानना चाहूंगा। सर कल एक तरफ जो मरियम साहिबा थी उनको काउंटर करने के लिए पंजाब भी एक्टिव था, विफाक भी एक्टिव था, और नैब तो खुद उसमें
वो तो एट स्टेक थे कि अगर उनकी इमारत के शीशे टूटे हैं या उनके लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये एक अजीब सी खिचड़ी कल पूरी सूरत हाल में हमने देखा बन गई। आप कैसे इस सारे मामले को देखते हैं? देखिए, शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी गए थे नैब में। कल मोहतरमा मरीम नवाज साहबा गई थी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो पर्सपेक्टिव ये आ रहा है जी, शायद ये बैलेंसिंग एक्ट है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, एक तो ये चीज़ है। तो जो कल जो ऑप्टिक्स सामने आए, जो कल हुआ, वो जाहिर बात है, वो जो फेवर है वो किसी हद तक पीएमएलएन के खाते में गई है। लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया है जी कि शायद एक तो मरियम जब बाहर निकली हैं तो लोग भी बाहर निकले। हालांकि सारी बात है, पार्टी का एक पूरा प्लान था और सोच समझ के सारा कुछ हुआ ये, लेकिन इसके बावजूद ऑप्टिक्स मिले, टाइम मिला, मीडिया हेडलाइंस मिली, मरियम एक पॉपुलर लीडर बनी, फिर इतनी सारी पीएमएलएन की लीडरशिप साथ बैठी हुई, तो जो ऑप्टिक्स मरियम नवाज चाहती थी वो सारी उनको मिल गई। लेकिन अरसलान साहब, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आती है वो ये है कि इस सारे प्रोसेस में और पिछले 2 साल में जो अकाउंटेबिलिटी का सारा प्रोसेस है वो पोलिटिसाइज हो गया है। कई जगहों पे आके तो इमरान खान साहब को जो उनका देखें, उनका मेन चीज था कि वो जो है वो एहतसाब करना चाहते हैं और अदारे ठीक करना चाहते हैं। एहतसाब तो उनका सारे का सारा पोलिटिसाइज हो गया। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, साद रफीक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अल्फाज इस्तेमाल किए और जिस तरह नैब के लिए इस्तेमाल किया आपके सामने है। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब बाहर निकले और किस तरह वो बवंग बोल रहे हैं सबके सामने कि जी ये पोलिटिसाइज है, इसको बंद कर दें। फिर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन बात कर रही है कि हमें आइंदा क्या करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं, जैसे मैंने पहले कहा। तो नैब की जो पोलिटिसाइजेशन, जो इमेज बिल्डिंग है या उसका जो परसेप्शन है, वो इस तरह का एक इम्पार्शियल अदारे का बिल्कुल नहीं रहा कि उसको वो एहतसाब कर सकता है। और उनके अपने ही कुताहियों और कमियों की वजह से, जिस तरह मैंने कुछ केसों का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट के जो अल्फाज हैं उनके बारे में, सो जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन को बैठ के ये काम तो शायद इमरान खान साहब पहले कर लेते कि एक डिसाइड कर लेते कि किस तरह का एक अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उसको किस तरह का एहतसाब करना चाहिए। ऑपोजिशन को भी साथ मिला लेते और कहते जी हाँ हम एहतसाब शुरू कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की कमियां, कोताहियां, उनकी अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एहतसाब कर सकें। उनको अदारों की जरूरत है, उनको बड़ी पावरफुल शख्सियात की सपोर्ट की जरूरत है। चीमा साहब राइटली सेड, ये आई थिंक दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन कि उनको जरूरत है या जरूरत भी नहीं है। अब तो 2 साल के बाद ये सवाल उठ रहा है ना कि उनकी अपनी इंटेंट है, वो जो एहतसाब का नारा वो बुलंद करते थे, ही स्टिल स्टैंड बाय दैट, या वो भी एक पॉपुलर नारा था जस्ट टू गेन द पब्लिक वोट्स एंड दैट्स इट? मैं ये समझता हूं कि एक पॉपुलर नारा था और उनका दिल भी था, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो वो फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहते थे वो मिला नहीं है। बाकी अदारों की कंपल्शन की वजह से, लोगों की कंपल्शन की वजह से वो खामोश उनको होना पड़ा और वो चुप कर गए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के मामले में ले तो करके उनको बाहर जाने दिया। वो जो मोमेंटम था वो सबसे इंपॉर्टेंट तो नवाज शरीफ था। अगर नवाज शरीफ साहब जेल में होते तो इमरान खान साहब का जो अकाउंटेबिलिटी का नारा था वो कामयाब रहता, भले खाकान अब्बासी, साद रफीक और बाकी लोग बाहर आ भी जाते। मैं चीमा साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते, बट आई बैक टू डिफर। मैं इसको अदर वे राउंड देखता हूं कि क्या चीज़ों से वो नवाज शरीफ साहब को शायद खाली जेल में रख के उनका एहतसाब का नारा जो है वो कामयाब नहीं रहता। अगर वो नहीं भी हैं, देयर लॉट ऑफ अदर वेज जिनका मैं तस्करा करता हूं जब ब्रेक से वापस आते हैं, जिनके होते हुए वो ये वाजे कर सकते थे कि यस वो चाहते हैं। अगर कहीं एक तरफ कुछ इदारे या कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, जो उनके अपने नाक के नीचे तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और जो लोग हैं उनमें क्या चीज़ उन्हें रोकती है, क्या चीज़ आड़े आती है, उसमें भी क्या इदारे आड़े आ जाते हैं। जो चीज़ उनको पता है कि उन लोगों को, उनके केसेस को मंतकी अंजाम को पहुंचाएं। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, क्या चीज़ रोकती है लीमा खान साहिबा के हवाले से तहकीकात से, क्या चीज़ रोकती है लीम खान साहब को किसी कंक्लूजन को पहुंचाते हुए, क्या चीज़ रोकती है जहांगीर तरीन साहब को वतन वापस ना बुलाते हुए
और उनको जो भी उन्होंने किया, जहाँ जहाँ जो मामलात हैं उन पर उनको अकाउंटेबल करते हुए क्या चीज़ रोकती है मालम जब्बार आज़ी के मामले पर बात करते हुए, क्या चीज़ रोकती है BRT की लागत इतना बढ़कर उसमें इतनी ताख़ीर होते हुए, क्या चीज़ रोकती है हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर बज़ाते खुद जो इमरान खान साहब पर एलिगेशंस हैं उनको क्लियर करते हुए। और उसके साथ साथ इनके अपने MNAs अब ये कह रहे हैं कि करप्शन मुल्क में बढ़ गई है। ये मैं नहीं कह रहा, फिर वो करप्शन आपने रोक ली जितने अरब की होती थी। क्या ये तमाम तर चीज़ों को करते हुए, छोड़ दें नवाज शरीफ साहब तो उनके बस में नहीं था मामला या जो भी था, जिस तरह भी उनको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया या उन्होंने किया, जो ये तमाम तर चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या चीज़ आड़े आ जाती है सर? तो ये मुझे फिर सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि वो खुद चाहते हैं कि वो एहतसाब करें या वो एहतसाब करूँगा जेल भेजूँगा, ये सिर्फ बातें थी इक़्तिदार के लिए और मिल गया इक़्तिदार तो अब किस्सा माजी हो गया सब कुछ। बात यह कि जो चीज़ें आपने जितनी बयान की उनके ऊपर दूसरा सवाल जो है वो तो उठाया नहीं जा सकता। सिर्फ ये है कि आप इन तमाम चीज़ों को कम से कम इन्वेस्टिगेशन के माहौल से गुजार सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चीज़ें प्रूव हो जाए, जो सही साबित हो जाए, जैसे आपने अगर माला जब्बा का जिक्र किया या आपने चीनी के स्कैंडल का जिक्र किया या आटे के स्कैंडल का जिक्र किया, इसमें तमाम चीज़ों में जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें थी उनका जो नुकसान है, उनका जो इफ़ेक्ट है वो आम आदमी पे आया है। तो वो तो मेरे ख्याल प्रायोरिटी पे उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हैंडल होनी चाहिए। और इसके साथ एक और भी साहब हैं। अब हुआ ये, देखिए बड़ी माजरत से मैं कहूँगा कि आपने मशीरों का और मुशीरों का और जो बाकी लोग थे जिनकी ड्यूल नेशनलिटीज़ थी उनका जिक्र हुआ, इतना उसका आया सामने आया कि उसके अंदर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और एक तानिया दरूज जो थी वो इस्तीफ़ा दे के चली गई। उन्होंने कहा जी हम नहीं गए, लेकिन जिनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए था, जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है आपके जो नदीम साहब जो पावर वो पेट्रोलियम के जो लोग हैं जिसके बारे में इतना सारी चीज़ें मीडिया बाद वो अपनी जगह पर मौजूद है। ये वो डाइकॉटमीज़ हैं जिसकी वजह से हुकूमत की परसेप्शन एहतसाब के हवाले से वो डेवलप नहीं। अब वो क्या मजबूरियाँ हैं, ये मजबूरियाँ तो फिर इमरान खान साहब को पता होगी कि पेट्रोलियम डिवीज़न से एक ऐसा शख्स जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए हुए हैं, उसको आप क्यों नहीं उठा सकते? क्या उसके ख़िलाफ़ का उसका आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल सकता? तो अगर जो चीज़ें हैं उनके ख़िलाफ़ ये इसको तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता ना। मैं तो पहले आपसे कहा कि फिज़िकल करप्शन का जवाब मिल जाएगा, इंटेलेक्चुअल करप्शन का जवाब नहीं मिल सकता। और जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करते या किसी को लीवरेज प्रोवाइड करते हैं तो वो आपकी सोच की करप्शन के उस चीज़ में आ जाता है कि आप एक चीज़ को लेके आगे नहीं चलना चाहते। अब आने वाले दिनों में अगर 2 साल में आपने बाकी चीज़ों को अपोजिशन के साथ कर लिया तो जो चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उनको अगर आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल करेंगे या एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अलीम खान साहब का आपने जिक्र किया, अलीम खान साहब के साथ तो नैब ने इंक्वायरी मेरा ख्याल पूरी की है और वो इंक्वायरी पूरी करा के उसके बाद चीज़ें दे के जो है वो दोबारा हुकूमत के अंदर आए हैं। अगर वो 1.5-2 साल हुकूमत से बाहर रहे, अगर उसमें कोई चीज़ रह गई है तो वो भी नैब को पूरी करनी चाहिए। और जब वो उनको हटाया गया था तो मेरा ख्याल इमरान साहब ने उसके कोई पार्टी ने उसके ऊपर रजिस्ट नहीं किया था कि जी आप इनको ना हटाए या आप इनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अलीम खान साहब ने उसके जवाब भी दिए चीज़ों के, जिस तरह साद रफ़ीक ने जवाब दिए है और उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा नैब के ऊपर, इस तरह अलीम खान ने भी जवाब दिए हैं चीज़ों के, क्योंकि दोनों का केस जो है वो सिमिलर नेचर का उसी तरीका जो तासुर उभरता है। इस तरह तो आज आप कह लें कि इससे बड़ी क्या बात होगी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब सिटिंग वज़ीर आला होकर बग़ैर प्रोटोकॉल के आज नैब के सामने पेश होते हैं। लेकिन अभी ही ये बात यहाँ पर आई थी कि ये क्या बैलेंसिंग एक्ट है, ये शायद चीमा साहब ने कहा, ऐसा भी एक तासुर उभर रहा है कि ये वो अलीम खान साहब के वक्त भी यही बात हमने कही थी कि आया वो बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि अपोजिशन बहुत शोर मचा रही थी। नहीं, मेरा ख्याल देखिए मैंने तो आपसे पहले कह दिया कि पाकिस्तान में आप आसमान से आके ला के कोई अदारा बना देना, कोई भी अदारा, इसको लोगों ने चलने नहीं देना, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर करप्शन समा चुकी है। अभी भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी ने थोड़ी बहुत करप्शन कर ली तो क्या नुकसान हो गया यार। तो जब आपके यहाँ एक सोच ही अकाउंटेबिलिटी की नहीं मौजूद, सोच ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं ना अदारा किस तरह चलेगा। नैब ये नहीं है कि नैब बिल्कुल, नैब ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। नैब ने अपनी मैं ये समझता हूँ कि जितनी नैब की कैपेसिटी है उसके मुताबिक उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करने की कोशिश की हैं। अब ये कैपेसिटी 100% नहीं है,
इसकी वजह जो है कोई अदालतों का भी ना होना है। और कुछ फिर मैं कहूँगा कि बहुत एक्सपर्ट किस्म के जो इन्वेस्टिगेटर वाइट कॉलर क्राइम में होने चाहिए, उनका भी फुकदान है। अब ये तो पाकिस्तान के सिस्टम से पैदा होना है ना, नैब ने लोग कहाँ से लेके आने, इसी मुल्क के अंदर से लेके आने ना। लेकिन उसके ऑपोजिट आप यहाँ कोई अदारा बना दीजिए अरसलान, मैं आपको लिख के देता हूँ वो अदारा नहीं चल सकता। इसलिए कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और मुझे और आपको पता है कि दे आर इन्वॉल्व इन करप्शन। बीआरटी की अगर बात है तो अगर उसके बीआरटी के जो ट्रेन का दरवाज़ा राइट पे है और स्टेशन लेफ्ट पे बन जाता है तो किसी का तो कसूर है या नहीं है। अगर उसका ट्रैक का जो है वो 1.5 फुट का बन जाता है और पहिए जो है 2 फुट के हैं तो किसी का कसूर है कि नहीं है। तो वो किसने सर अल्लाह अल्लाह करके कल उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, फिर बहुत सारी चीजें बाद में वाज़ेह होंगी। मैं कहता हूँ चले वो हो ही जाए, बीआरटी को ज्यादा नहीं हम छेड़, अल्लाह करे कल इफ्तिताह हो जाए बिलाखिर। और इमरान खान साहब खुद जा रहे हैं, पता नहीं वहां पर भी वो इफ्तिताई तकरीब पर मैं ये जरूर कहूंगा का निशान बनाएंगे या वो ये किसी से पूछेंगे कि इसमें इतनी ताखीर क्यों हुई। ये तो हम कल देखेंगे सर, ये कल देखेंगे। मैं भट्टी साहब की जानिब बढ़ूंगा। भट्टी साहब ये हुकूमत, अवाम भी नहीं चाहते कि किसी का हिसाब हो, अवाम भी नहीं चाहते कि किसी का हिसाब किताब हो। वो कहते हैं जैसा सिस्टम चलता है चलन दो यार, कोई गल नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से सर अवाम शायद अब समझदार हो गए, उनको पता है कि एहतसाब के नाम पे पेशियां होती हैं, उनकी मीडिया कवरेजेस होती हैं, और उसके बाद बंदा फिर बाहर होता है। इसलिए लोग कहते हैं छड्डो एहतसाब से हमारी रोटी दे दो, इसलिए शायद ये बात। समझदार होते तो कल पत्थर ना चल रहे होते, गाड़ियों में पत्थर रख के ना ले गए होते। अगर समझदार, यहाँ पे सारे पॉलिटिकली जो है ओरिएंटेड लोग हैं जो अपना अपना मफाद चाहते हैं, सियासी तरीके से सियासी चीजों को प्रूव। भट्टी साहब की जाने में बढ़ूंगा, हम देखो पत्थर मार के आए। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, मैं अब हम अपने पीटीआई के साथियों से बात करते हैं तो वो ये भूल गए कि उनके बहुत सारे वादे थे। वो ये भूल गए कि उन्होंने कितनी नौकरियों का वादा किया था उनके लीडर ने। वो ये भूल गए कि कितने छतों का वादा किया था, घरों का वादा किया था। वो किस तरह से फलाई रियासत की बात करते थे, वो किस तरह से तमाम तर चीज़ें, करप्शन के खात्मे, दूध की नहरें बहाने की बात होती थी। ये सब वो भूल गया। वो उनको सिर्फ एक चीज़ याद रही गुज़श्ता 2 साल में, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमें अवाम ने वोट ही एहतसाब के लिए दिया है। जब हम उन्हें ये कहते थे कि खुदारा कुछ मामलात पर अपोजिशन को साथ लेकर चलें, ऐवान के माहौल को बेहतर रखें, कहते थे कैसे ये चोर और करप्ट हैं, डाकू हैं सारे, इन्होंने मुल्क को लूटा है, हमें तो अवाम ने वोट ही एहतसाब के नाम पे दिया है, हम तो इश्तेहार से हाथ नहीं मिला सकते कभी भी। सवाल मेरा ये बनता है सर, अब के 2 साल गुजर गए, क्या किसी एक का भी एहतसाब हुआ, अमली मंतकी अंजाम को कोई मामला किसी एक का भी पहुंचा? तो फिर अगर सारी बातें भुला के इस हुकूमत ने एक ही एजेंडा बना लिया था और वो एहतसाब, माफ़ कीजिएगा, शहजाद अकबर साहब को भी रखा, फिर भी कुछ नहीं कर पाए सर? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ कर नहीं पाए। पहली बात तो ये है कि यही सबसे बड़ा इनका मैं समझता हूं कि जी बुरा पॉइंट है कि जी एहतसाब हुकूमत ने तो नहीं करना, एहतसाब का आपने इदारा बनाया हुआ है, इदारे ने करना है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, नैब इतनी बुरी नहीं है। आप जाके नैब का बाहर मुल्कों में देखिए या आप यूएन कैग में पूछिए, नैब की परफॉर्मेंस देख के लोग हैरान होते हैं। वो पिछले 20 साल की रिपोर्टें पढ़ते हैं, वो 450 अरब रुपए की रिकवरी देखते हैं, वो इतने केसों के डिसीजन देखते हैं जो नैब के। हाँ, जब भी किसी पॉलिटिशियन का डिसीजन जो है नैब के अगेंस्ट जाएगा तो वो बहुत पॉलिटिसाइज होगा और उसके ऊपर नैब को बड़ी नान तान भी होगी। ये एक ऐसा होता रहेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, कोई एफआईयू को बंद करने की बात कर रहा है, कोई एंटी करप्शन को बंद करने की बात कर रहा है, क्योंकि नैब परफॉर्म कर रही है जैसा भी कर रही है। जैसे मोहतरम है हमारे लिए ब्रिगेडियर गजनफर साहब, जैसे वो बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत का नैरेटिव एहतसाब था, तो इनको चाहिए था कि ये एक इदारा जो बना हुआ है इसकी कैपेसिटी को बिल्टअप करते। नैब 1-2 अफसरों को बाहर से कोर्स करवा देती है। मैं खुद गया था, मुझे नैब ने भेजा था, हम वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर बाहर से कोर्सेज करके आए थे। लेकिन बहुत ज्यादा चाहिए, एकेडमियों में जाएं और वहां से ये नई टेक्निक सीख के आए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटर्स को जरूरत है कि एक इन्वेस्टिगेटर जो सारा गुलदस्ता बना के ले आता है उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना जो है असल काम वो है। ये वो क्रिमिनल केस नहीं है कि गोली मिल गई और हथियार मिल गया, आला मिल गया, आला कत्ल, और लाश मिल गई तो साबित कर दिया। पूरी मनी ट्रेल को एक्सप्लेन करना होता है। और अगर प्रोसिक्यूटर जो है खुद इसको समझा नहीं है तो वो कहीं से कड़ी तोड़ देगा तो सारा केस जो है वो गिर जाता है। कि आपने कहा कि जी पिछले 2 साल में किया क्या है,
नैब अपना काम कर रही है। सिवाय इसके कि जो मैंने पहले बात की है कि नैब अपने लिए कंट्रोवर्सीज को खुद जनरेट मत करे और इतनी अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है बस उसके अंदर रहे, उसके ज्यादा बढ़ने की कोशिश ना करे। और दूसरी बात मैं सर भट्टी साहब यहाँ पर ये तो देखें, नैब बतौर इदारा इस तरह के जब वो पॉलिटिकल केसेस वहाँ पर नहीं हैं और जो रिकवरीज हैं, अभी कल की भी एक खबर थी जिसमें एक बहुत बड़ी प्ली बारगेन की ऑफर एक्सेप्ट हुई है, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, मलिक रियाज साहब के रिश्तेदार की। वो रिकवरीज हैं, लेकिन वो पोलिटिसाइज्ड मामलात नहीं है। मेरा सवाल इन पर्टिकुलर ये है, जो पॉलिटिकल केसेस थे जिनमें नून लीग के बहुत सारे नाम, जिनमें पीपल्स नहीं, आप इसको वर्ड इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। पॉलिटिकल केसेस नैब नहीं करती, पॉलिटिशियंस के केसेस करती है। लेट्स पुट इट दैट वे। मेरा सवाल ले लेना आप, इसको जो भी नाम दे, फिर नैब को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। चले, ये जो पॉलिटिशियंस के करप्शन के केसेस थे, उनमें 1 रुपया कहीं नैब ने रिकवर किया है प्ली बारगेन में, या किसी पे कोई चीज साबित अभी 2 साल में सर कोई चीज साबित की है, या सब जमानत पे बाहर आए हैं? ये जान देखिए, साबित हुए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने साबित किए, नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया, एक केस में कन्विक्ट हुआ, अगले केस में, दूसरे केस में जिसमें उन्होंने उनको कन्विक्ट नहीं किया, नैब उसके लिए हाई कोर्ट में अपील में गई हुई है, सारी पब्लिक जानती है। उस केस के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, या तो प्रोसिक्यूटर उसको प्रेजेंट नहीं कर सका, या सही तरह रेफरेंस के अंदर वो पूरी तरह नरेट नहीं हो सके, लेकिन सबको पता है तो वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर वो उनको कन्विक्ट नहीं किया गया। तो ये तो कन्विक्शन है उसके अंदर हुई हैं। बाकी मैंने आपको बताया, नैब का कोई केस 2 साल में अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक कोर्ट के अंदर, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर 50 केसेस हैं, और जब उनकी अपील जाती है हाई कोर्ट में, तो अगर आप कभी इनकी खोल लें कॉज लिस्ट खोल लें हाई कोर्ट की, तो आपको पता चलेगा कि किस साल के नैब के केसेस जो हैं वो उसके अंदर अपीलों के अंदर आ रहे हैं। तो आप, और ये भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की जो अपील हाई कोर्ट में पड़ी है अभी तक उसके बारी नहीं आई है। तो ये बारी आने की बात होती है क्योंकि वो सीनियरिटी में आती हैं। तो लिहाजा ये कभी भी 2 साल में आपको इसका रिजल्ट, नैब के कितनी अपनी इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल की हैं, कितनी इंक्वायरीज मुकम्मल की हैं, वो तो यही आपको बता सकते हैं कि हमने रेफरेंस इतने फाइल कर दिए हैं। मैं नैब का एडवोकेट नहीं हूं, मैं उनकी गलतियां भी हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर भट्टी साहब। जो नैब का मौक़िफ़ है नहीं उस तरह से आ पाता, तो जो चीज़ें शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से हम नहीं समझ पाते, उनको भी हम तक और हमारे नाज़रीन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं चीमा साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, अभी जो बातें भट्टी साहब ने फरमाई, जिस तरह से रिकवरी की बात बताई, बहुत सारे और मामलात बताए, एक तासुर हमें ये मिलता है कि ऐसा नहीं है कि नैब डिलीवर नहीं कर रहा, बकौल उनके नैब डिलीवर कर रहा है। हमें उसकी एक साइड ऑफ स्टोरी नज़र आती है। फिर ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के केसेस के मामले पर लेकर नैब बदनाम हो जाए, या आप कहें जी, या उनकी असल तस्वीर सामने ना आ सके, या उनका असल मौक़िफ़ सामने ना आ सके। क्या राय होगी आपकी? देखिए, जाहिर बात है ये दोनों बातों में फर्क तो है कि एक तो जाहिर बात है जो पॉलिटिशियन के केसेस हैं, और एक जो वैसे आम बंदे का केस है। तो उसमें जो वो रिकवरियां कर रहे हैं, जो हर साल हमें बताया जाता है जी कि इतना पैसा जो है वो रिकवर किया और सरकारी खजाने में डाला, डेफिनेटली वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जब होता यह है कि जब नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज की, शाहिद खान अब्बासी की, और बाकी लोगों की, इमरान खान साहब की, और बाकी जो वज़ीर आला पंजाब की जब पेशियां होती हैं नैब में, या शहबाज शरीफ साहब की, उसकी हेडलाइंस बनती हैं, डिस्कस ही वो होते हैं टीवी के ऊपर। तो जारी बात है ये नैब को एक सेटबैक तो होता है जब इनको सजाएं नहीं हो पाती हैं, जेलों में नहीं जा पाते, तो एक वो जो नैब का जो पॉलिटिकल फेस बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो बाकी इन्होंने, जैसे ये आप जैन मलिक साहब की बात कर रहे थे, और बहुत सारे इस तरह के केसेस जो हैं, जब वो रिकवरियां होती हैं तो उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करता और उसको ऊपर बात ही नहीं करता। और फिर ये दोनों बिल्कुल एंगल तो हैं। ये काम नैब का था, और ये काम अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, जो बार बार नैब की जो अपोजिशन को पकड़ने में बार बार उनकी बात करती है, तो ये उनका काम था कि ये हाईलाइट करें, या नैब खुद हाईलाइट करे और तकसीम करे और प्रेस ब्रीफिंग्स करे और कॉन्फ्रेंसेस करे और बताए कि हमने ये केस क्यों नहीं आप डिस्कस करते, या यहाँ पे हमने इतना प्रॉफिट कमाया। तो ये जो पॉलिटिकल एंगलिंग है, या जो मैनेजमेंट है, या जो परसेप्शन मैनेजमेंट है, ये काम तो सारी बात है नैब ने ही इसको करना है। और ये तो ऑपोजिशन चाहेगी कि जितना ज्यादा नैब कंट्रोवर्शियल होता है, जितना ज्यादा इस तरह की हेडलाइंस मिलेंगी, मीडिया के ऊपर आएंगी, उतना ज्यादा। देखिए, जब बात यहां से शुरू हो कि आजाद सैयद की स्टोरी हमने देखी, और के जी वो नैब की जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के ऊपर किस तरह लेते हुई, जब बात वहां से चले
और फिर जो मुशर्रफ साहब तक जाए, और इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, तो नैब का वो जो ओवरऑल जो इमेज है, वो इमेज ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। और अकाउंटेबिलिटी फिर ये है कि जिस तरह कहा जाता है जी कि कुछ एफआईए को केसेस दे दें, या अकाउंटेबिलिटी जो के दायरे, और इसके अबव ऑल मैं एक और चीज अक्सर सोचता हूं कि जो पार्लियामेंट है, इसकी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो कभी फाल हुआ करती थी, कभी वो भी चीजें देखा करती थी। उन्होंने तो अकाउंटेबिलिटी को देखना वैसे ही छोड़ दिया है, ना प्रोविंशियल लेवल पे और ना ही फेडरल लेवल पे। सो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है वो आपने देखना शुरू कर दिया नैब के एंगल से। नैब जिस तरह पॉलिटिसाइज हुआ और उसका सिर्फ नेगेटिव इमेज बाहर आया, और खासकर क्योंकि पॉलिटिशियन तो फिर सारा टाइम डिस्कस करेंगे, उनको तो पता है कि हम जितना बोलेंगे उतना ज्यादा नैब कंट्रोवर्शियल होगा और हमें फायदा मिलेगा। सो नैब को तो एक्चुअली उसकी जो रेपुटेशन, उसका स्टेक्स जो है वो अब डिलीवर करने की उस तरह पोजीशन में नहीं है। अब या तो ये इनको रिफॉर्म आएगा, नया आपका जो एंटी करप्शन कोई मैकेनिज्म बनेगा, इसको खत्म किया जाएगा, तभी जाके शायद आप एक फैसला कुन अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं मुल्क में, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं इसी पर जी आखिर में राय लेना चाहूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम गेट साहब। गेट साहब, क्या इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस बात पे तो हम मुत्तफिक हैं कि नैब को ख़त्म करना मसले का हल नहीं, नैब को बेहतर किया जाए, इसके कानून को बेहतर किया जाए, नैब को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, कानून को बेहतर किया जाए, नैब की कैपेसिटी की बिल्डिंग की जाए, और तमाम वो केसेस जो है, जैसे जो भी आपने पहले पॉइंट आउट किए या जो ऐसे केसेस जहन में आते हैं, उनको एक लॉजिकल एंड पर पहुंचना चाहिए। और अगर वो अगर देखिए ना, अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि प्रोसिक्यूटर ने केस ठीक नहीं पेश किया, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो फिर ये पूछ होनी चाहिए उस प्रोसिक्यूटर से कि उसने केस ठीक पेश क्यों नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर केस ठीक ना पेश करने के बहुत सारे और भी एंगल है, तो नैब को वो भी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि वो एंगल कौन कौन से है कि नवाज शरीफ का केस प्रोसिक्यूशन ने ठीक पेश क्यों नहीं किया। तो बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारा एक बड़ा इफेक्टिव नैब के अंदर इंटेलिजेंस का भी सिस्टम होना चाहिए, और नैब के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि आप इतने सारे केसेस अगर लेते हैं तो उन केसेस को हैंडल कर सकें। अभी कल अखबार अरसलान उठा के पढ़े, पंजाब का जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से बहुत खबरें लगी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, और गाड़ियों की बच्चों आम आदमियों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। कल की हेडलाइन स्टोरी थी बाज़ अखबारों की। अब इसकी ये चीज़ है जो इस वक्त की ज़रूरत है कि पता कराए कि भाई क्यों लोगों को ख्वार कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या सिस्टम ठीक नहीं है, क्या कोई अल्टरनेटिव सिस्टम चलाया हुआ है डिपार्टमेंट ने, क्या हो रहा है, क्यों नहीं लोगों के 2-2 महीने गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही है। ये चीजें उठाने मैं सर ये भट्टी साहब एक सर क्विकली जिस पे राय दीजिएगा। एक मौक़िफ़ ये भी आता है कि शायद नैब के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो दोज़ हू आर टिल्टेड टुवर्ड्स पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, वो अंदर से भी कहीं इनको हेल्प आउट करते हैं जब ये तमाम तर केसेस चल रहे होते हैं। एक जुमले में जवाब दीजिएगा, ये बात दुरुस्त है या नहीं सर? जी नहीं देखिए, क्योंकि ये इन ज्यादातर लोग इस वक्त जो नैब के अंदर हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट के आने से पहले एनरोल हुए हैं। जो सीनियर लोग सारे हैं वो पुराने हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी 2 अमेंडमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कानून में की जाए, जो नैब को कंट्रोवर्सी से बचाएंगी। नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीका, और नैब के चेयरमैन के पास अरेस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है कि जिसको चाहे जिस वक्त चाहे, यानी वो होना चाहिए कि किस स्टेज पे उसको करना है ताकि वो बाइंडिंग हो। वरना ये ना हो कि किसी को अरेस्ट कर लिया किसी को नहीं किया, तो पब्लिक जो है यही नारा लगा रही है कि क्यों तो आपने मालूम जब्बा केस में लोगों को अरेस्ट नहीं किया, सही सर, दूसरे केसों में पॉइंट टेकन। क्विकली चीमा साहब, नैब आप तो पहले ही कह चुके हैं और इत्तेफाक करेंगे कि कानून तब्दील होने की ज़रूरत है और कैपेसिटी बिल्डिंग और ये तमाम तर चीज़ें, या जो आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल कोई नया मैकेनिज्म लेके आया जाए इससे हट कर नैब से। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि तमाम सियासी जमातें बड़ा दिल रख के, खुला दिल रख के एक कंसेंसस फ्रेमवर्क तैयार करें और पीटीआई को गवर्नमेंट पार्टी का
वो जो एक डेकोरम होता है उसको समझना चाहिए और बाकी पार्टियों को साथ में लाना चाहिए। बाइसेस अपनी जगह पे, लेकिन लेजिस्लेटिव बिजनेस और मुल्क को भी तो साथ आगे लेके चलना है। सो लिहाजा सारी सियासी जमातों को समेत मौलाना फजलुर रहमान के बिठा के एक फ्रेमवर्क तैयार करें जिसको सब माने कि हाँ भाई इस तरह ये सर बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी, बट वी कैन होप कि शायद ऐसा हो, बज़ाहिर नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।